Hi everyone, once again welcome back to my YouTube channel. My name is भावना बिस्ट और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ACC EVS का लास्ट चैप्टर, डेट इज़ चैप्टर नंबर 7 ह्यूमन कम्युनिटीज़ एंड इन्वायरमेंट। सो मैंने आप लोगों को आपके जितने भी चैप्टर्स हैं अब तक के वो मैंने आपको पढ़ा दिए हैं अच्छे से, ठीक है। और मैंने उसके लिए ACC की प्लेलिस्ट बनाई थी, आपको सारे के सारे चैप्टर्स वहाँ से मिल जाएंगे। आज आप लोग का लास्ट चैप्टर बचा है चैप्टर नंबर 7। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर को पूरा कर लेंगे। ओके, सो आप लोग का चैप्टर है ह्यूमन कम्युनिटीज़ एंड एनवायरनमेंट। सो बेसिकली इसमें आप लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमन की पॉपुलेशन, कैसे हमारे वर्ल्ड में, हमारे इंडिया में पॉपुलेशन ग्रोथ जो है, जो जनसंख्या है वो कैसे बढ़ती ही जा रही है और उसका हमारे इन्वायरमेंट पे क्या क्या असर पड़ रहा है। और साथ ही आप इसमें कुछ स्पेशल इन्वायरमेंट इश्यूज़ एंड इन्वायरमेंट जो आप लोग के प्रोटेस्ट एंड जिसको आप बोलते हैं इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स लाइक चिपको आंदोलन, इस तरीके की जो मूवमेंट्स थी आप ये वो भी इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो हम वीडियो को शुरू करते हैं। सो यहाँ से है आपका टॉपिक ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ। सो इसमें आपको ये बताएगा कि आपकी जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड की वो कैसे ग्रो होती जा रही है। हम इसको रीड कर लेते हैं। According to United Nations determinants and consequences of population trends, modern Homo sapiens may have appeared 50,000 BC. So Homo sapiens बोलते हैं ह्यूमन बींग्स को। सो UN के अकॉर्डिंग जो हम लोग हैं यानी कि जो इंसान है, जो मॉडर्न होमो सेपियंस था वो कब अपीयर्ड हुआ था 50,000 BC में। एट द डॉन ऑफ एग्रीकल्चर ऑलमोस्ट 8,000 BC द वर्ल्ड पॉपुलेशन वॉज समवेयर अराउंड 5 मिलियन। और 8,000 BC तक जो हमारी वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी वो 5 मिलियन थी। थ्रू आउट सब्सिक्वेंट मिलेनिया द ह्यूमन पॉपुलेशन हैज़ बिन क्वाइट स्मॉल, ठीक है। इट हैज़ ग्रोन रिलेटिवली स्लोली एंड इवन एक्सपीरियंस्ड ओकेजनल डिक्लाइंस। सो हमारी पहले की जो हम लोग की जो पॉपुलेशन थी वो स्लो थी, ठीक है, जिसकी जो मतलब ग्रोथ थी वो स्लो थी और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन में डिक्लाइन देखने को मिले हुए हैं। As agriculture became more efficient, women began to bear more child and the human population increased. अब जैसे जैसे एग्रीकल्चर एफिशिएंट बनता गया, वीमेन ने ज़्यादा बच्चों को जन्म देना शुरू किया और इसके चलते चलते ह्यूमन पॉपुलेशन हमारी इंक्रीज़ होते गई। इट वॉज पॉसिबल टू ग्रो मोर फूड इन अ गिवन एरिया ऑफ लैंड। हंटर गैदरर्स वर मोस्टली नोमैडिक एंड इन देयर वे ऑफ लाइफ इन्फेंट्स वर अ लाइबिलिटी। इन अ स्टेशनरी एग्रीकल्चर सोसाइटी चिल्ड्रन आर नॉट मच ट्रबल एंड दे कैन हेल्प इन द फार्मिंग। सो बताया गया कि फार्मिंग ये जो लोग थे ये लैंड पे एग्रीकल्चर करते थे, खेती करते थे, तो खेती करने लग गए तो इन लोग के पास खाना ज़्यादा होने लग गया। तो अच्छे खाने की वजह से लाइक आप लोगों को पता है कि जो मदर होती है और जो एक लेडी होती है जब वो किसी भी चाइल्ड को बर्थ देती है तो उसके लिए उसकी जो होती है बॉडी उसको काफ़ी ज़्यादा फूड की और अच्छे फूड की उसको बहुत ज़्यादा नीड होती है, ठीक है। तो मदर की बॉडी में अगर अच्छा न्यूट्रिएंट, अच्छा फूड जाएगा तो वो ज़्यादा चाइल्ड को आराम से बर्थ दे पाएंगे। और साथ ही साथ जो भी चिल्ड्रन हैं, जो भी उनके बेबी बॉर्न हो रहे हैं उनके लिए भी खाना चाहिए। तो हमारा अगर एग्रीकल्चर बढ़ेगा तो खाने की क्वांटिटी भी बढ़ती रहेगी, तो इसलिए हमारी ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती गई, ठीक है। क्योंकि लोगों ने सोचा कि हमारे पास खाने के लिए तो अब है, अब हम ज़्यादा बच्चे मतलब को हम बर्थ दे सकते हैं, ठीक है। Therefore, the population increase between 10,000 BC and about 1800 AD was largely the result of increasing birth rates that coincided with the growth of agriculture. तो यहाँ पे है कि हमारी इस BC मतलब आपको BC याद नहीं करना है, ये आपको बस ये देखना है कि पॉपुलेशन कैसे कैसे ग्रो होती गई। सो इसमें ये लिखा है कि आपको ये समझना है कि जैसे जैसे हमारे एग्रीकल्चर की ग्रोथ बढ़ती गई वैसे वैसे हमारे जो बर्थ रेट्स हैं वो भी इंक्रीज़ होते गए, ठीक है। ये समझना है बस आपको यहाँ पे। फिर है पॉपुलेशन ग्रोथ ट्रेंड्स। इन द प्रेजेंट डे वर्ल्ड देयर इज़ एन इम्प्रूव न्यूट्रिशन एंड बेटर
हेल्थ केयर। आपको पता है कि अब जो हमारा आपको जो टाइम है, आपके जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे मतलब अच्छे से बिल्कुल ट्रीटमेंट है, बेटर हेल्थ केयर है और इम्प्रूव मतलब बहुत अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है। एंड कॉन्सिक्वेंटली मोर न्यूली बॉर्न बेबीज सर्वाइव एंड पीपल लिव लॉन्गर। और अब जो हमारे जितने बेबीज़ बॉर्न होते हैं वो ज़्यादा टाइम तक जी पाते हैं, ठीक है। सो ये सब चीज़ पॉसिबल है due to better healthcare and improvement in nutrition. While this is good news, it is major cause in upsurge of population growth. Today, total world population, और ये कब का, आप लोगों को जो यहाँ पे ये मेंशन है, ये कौन से ईयर का है, 2018 का, इज़ मोर देन। सो अभी हमारी वर्ल्ड की पॉपुलेशन 7.6 बिलियन से ज़्यादा है एंड इट इज़ इंक्रीजिंग एट द एनुअल रेट ऑफ 1.18। द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एट इंडिपेंडेंस वॉज अराउंड 350 मिलियन, दैट इज़ 35 करोड़। सो जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली मीन्स 1947 में, तो तब हमारी इंडिया की पॉपुलेशन कितनी थी, 35 करोड़, ठीक है। और अब आप देख सकते हो कि इंडिया की पॉपुलेशन का साइज़ क्या होते होते जा रहा है। द टोटल साइज ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज नियरली 3 folds एंड रीच्ड अराउंड 100,000 मिलियन बाय द मिडल ऑफ ईयर 2000। The population has increased 1357 million, that is 17.74% of the world population in 2018. So यहाँ पे आपको बताया गया कि कैसे हमारी वर्ल्ड की पॉपुलेशन पहले कितनी थी। पहले 7.6 बिलियन थी, अब कितनी होती जा रही है, और साथ ही साथ इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, ठीक है, ये सबको बताया गया है। नेक्स्ट यू हैव ह्यूमन एक्टिविटीज़ एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। सो आप इसमें ह्यूमन की वो एक्टिविटीज़ पढ़ेंगे जिसके थ्रू आपका जो इन्वायरमेंट है वो डिग्रेड होता जा रहा है, यानी कि हमारे इन्वायरमेंट पे जिस तरह की बुरे बुरे असर पड़ रहे हैं, हमारा जो इन्वायरमेंट है, जो नेचर है वो डिग्रेड होते जाता है। वो क्यों हो रहा है, हम इसमें उस चीज़ को पढ़ने वाले हैं। मच बिफोर वी फेस द इफेक्ट्स of globalization and calamities like floods, earthquake, eruption of volcanoes and forest fires were wreaking havoc on human lives. अब जितने भी ये like globalization है and कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर है, अर्थक्वेक है, फ्लड है, वॉल्केनो इरप्शन है, फॉरेस्ट फायर्स है, ये सारे हमारे ह्यूमन लाइफ को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहे हैं। बट विथ रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, एक्सप्लोटेशन ऑफ नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज, कंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूज डैम्स, डिफॉरेस्टेशन, इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ केमिकल्स एंड ह्यूमन ग्रीड फॉर क्विक रिटर्न्स विद लोअर इनपुट्स कंट्रीब्यूटेड टू द एस्केलेशन ऑफ द अक्यूरेंस ऑफ दीज कैलेमिटीज़। सो यहाँ पे ये बताया गया कि जो हमारे वर्ल्ड में कैलेमिटीज़ हो रही है, तो कैलेमिटीज़ क्या होते हैं, डिज़ास्टर, ठीक है। तो डिज़ास्टर जो भी हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, लाइक हम लोग जितने हमारे रिसोर्सेज हैं हम उनका एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, हम बड़े बड़े जो हमारे डैम्स हैं हम वो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, और डैम कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम लोग डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, तो उसकी वजह से अगर हम लोग पेड़ कट कर रहे हैं तो फ्लड आने के चांसेस ज़्यादा हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें ही, ये हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ ही हैं जो कि हमारे इन्वायरमेंट में डिज़ास्टर को लेके आ रही है, और जिसकी वजह से हमारा जो इन्वायरमेंट है जिसमें हम रहते हैं, जो हमारा इकोसिस्टम है, वो दिन पर दिन क्या हो रहा है, डिग्रेड होता जा रहा है ड्यू टू दिस ह्यूमन एक्टिविटीज़। दिस कपल्ड विद ह्यूमन मेड डिज़ास्टर्स। अब ह्यूमन, एक होते हैं नेचुरल डिज़ास्टर लाइक अर्थक्वेक, फ्लड, दीज ऑल आर द नेचुरल डिज़ास्टर। बट कुछ मैन मेड डिज़ास्टर भी होते हैं लाइक न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स एंड इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स एंड डिस्पोजल्स ऑफ टॉक्सिक वेस्टेज, एक्सीडेंट्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हजार्डस वेस्ट, ऑयल स्पिल्स, एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। सो मतलब लाइक मानो कोई लैब है, कोई इंडस्ट्री है, वहाँ पे कुछ एक्सीडेंट हो गया, कोई बम है, मतलब कोई केमिकल है, कोई हजार्डस केमिकल है वो रिलीज़ हो गया, ठीक है। तो ये सारी क्या है, मैन मेड, यानी कि ये जो है डिज़ास्टर्स ये मैन मेड, ये ह्यूमन मेड है, ठीक है, यानी कि इंसानों के थ्रू हो रहे हैं। There are sections of scientists and social scientists who argue that all environmental calamities are human-made disaster. कुछ साइंटिस्ट ने ऐसा बोला है कि जितनी भी नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं वो सारे के सारे ह्यूमन मेड है, यानी कि वो इंसानों ने बनाए हैं। वेयर एज अदर आर्ग्यूज दैट डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ कैन नॉट बी अचीव्ड अनलेस वी टेक कैलकुलेटेड रिस्क। और कुछ लोग क्या बोलते हैं कि जो हमारी डेवलपमेंट है, ठीक है, लाइक अब देखो जो डैम्स हैं वो डैम्स हम क्यों बना रहे हैं, बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री, नेशन और द वर्ल्ड। एंड तो कुछ बोलते हैं कि जितने भी ये
हमारे डिज़ास्टर हैं वो सारे के सारे इंसानों की वजह से ही हैं। और वहीं पे कुछ लोग बोलते हैं कि जो डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ है वो अगर हम इस तरीके के रिस्क नहीं लेंगे, यानी कि अगर हम अपने हम अगर अपने इन्वायरमेंट को हार्म नहीं पहुंचाएंगे, एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे, तो हमारे लिए डेवलपमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग एक अच्छे से एग्जांपल से समझिए। अब आप लोग को पता है कि जो डैम्स होते हैं, ठीक है, अब डैम्स कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो आपको एक गवर्नमेंट है वो डैम्स को कंस्ट्रक्ट करना चाहती है। अब डैम्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए उसको लैंड चाहिए, ठीक है, उसको एरिया चाहिए। अब उस एरिया में मान लीजिए फॉरेस्ट है। अब फॉरेस्ट के जितने भी प्लांट्स हैं, फॉरेस्ट को तो उन लोगों को बिल्कुल ख़त्म करना पड़ेगा ना, मतलब फॉरेस्ट के ना जितने भी आप लोग के ट्रीज़ हैं, प्लांट्स हैं, उन सबको उन लोग कट करना पड़ेगा, एंड दैट विल बी रिजल्टेड इन द डिफॉरेस्टेशन। सो इसकी वजह से कहीं ना कहीं हम लोग अपने सोसाइटी के लिए डेवलपमेंट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि डैम कंस्ट्रक्ट होगा तो हमारे लिए बिजली इकट्ठा होगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हमारी डेवलपमेंट है, और इसको हम विदाउट एक्सप्लोरेशन ऑफ नेचर नहीं कर सकते हैं। अब हमको डैम बनाना है, हमको ह्यूज स्पेस चाहिए, तो हमको लैंड में जितने भी फॉरेस्ट है सबको हमको कट करना पड़ेगा। सो वही चीज़ है जिसमें लिखी हुई है, ठीक है। These issues are debatable, but the issue at stake is the survival of humanity. It is to be acknowledged that the margin between natural calamities and human-made disaster is becoming thinner gradually, and this is what we are going to discuss in following sections. So ये काफ़ी debatable है, ठीक है, यानी कि मतलब हम लोग को डेवलपमेंट भी चाहिए और हम लोग को हमारे नेचर को प्रोटेक्ट भी करना है, ठीक है। Here you have human health and welfare. A broad and widely used definition of health given by WHO, that is World Health Organization, is that. So WHO ने एक health की definition दी है, ठीक है। A state of complete physical, mental and social well-being, and not merely the absence of disease or infirmity. So अब आप लोगों से मैं पूछूं कि आप किसी इंसान को हेल्दी कैसे बोलोगे, ठीक है, तो आप ये बोलोगे ना कि उसको कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, उसको कोई भी डिजीज़ नहीं होनी चाहिए, उसको फीवर नहीं होना चाहिए, उसको कोल्ड एंड कफ नहीं होना चाहिए। बट नहीं, हेल्दी इंसान आप उसको बोलोगे जो फिज़िकली, मेंटली एज वेल एज सोशली वेलबींग हो, यानी कि जो पर्सन फिज़िकली तो वो फिट होना ही चाहिए, ठीक है, बट साथ ही साथ मेंटली भी और सोशली जो उसका बिहेवियर है, ठीक है, जो उसकी थिंकिंग स्किल्स है, जो उसका मेंटल बिहेवियर है कि एक इंसान मेंटली कैसा है, उसकी क्या थिंकिंग्स हैं, क्या उसके थॉट्स हैं, उसके थ्रू भी वो इंसान हेल्दी कहलाता है। ऐसा नहीं कि अगर कोई इंसान फिज़िकली फ़िट है, कोई इंसान आपको फिट दिख रहा है, उसकी हाइट भी ठीक है एंड उसका वेट भी ठीक है, आप उसको हेल्दी इंसान बोल देंगे, नहीं। जब तक हम लोग को ये पता लगता है कि वो इंसान मेंटली कैसा है, सोशली कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, तभी आप उसको क्या बोल सकते हैं, एक हेल्दी पर्सन। सो ये डेफिनेशन दी है WHO ने। वन मेजर ऑफ हेल्थ इज़ द एबिलिटी ऑफ फंक्शन इफेक्टिवली विद इन अ गिवन इन्वायरमेंट। सो इसमें आपको पढ़ना है सिर्फ ह्यूमन हेल्थ की डेफिनेशन जो मैंने आपको पढ़ा दी है। आपके सिलेबस में जितना है हम सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे। यहाँ पे है environmental health. So environmental health can be defined as the aspect of public health that is concerned with all external conditions such as all forms of life, substances, forces, problems and challenges. So मतलब ये है एक public health का, ठीक है, जो सारी कंडीशंस के साथ है, लाइक प्रॉब्लम्स, लाइक हमारे इन्वायरमेंट में कोई जो चैलेंजेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, और जो ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, and other conditions in the surroundings of human beings that may exert an influence on their health and well-being. So environmental health में वो सारे issues आ जाते हैं जो हमारे हर किसी इंसान की हेल्थ पे असर डालते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए जो भी हमारे पॉलीथीन बैग्स थे उसको भी हमारी गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है, जो बहुत ही अच्छा डिसीज़न है। जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स है उसको हमारी गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है, एंड दिस इज़ अ वेरी ग्रेट, जिसको हम ग्रेड से भी बहुत अच्छा बोल सकते हैं, डिसीजन बाय आवर सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, सो मतलब ये सारी चीज़ें। अब जो पॉलीथीन बैग है वो एक तरीके का एक ऐसा सब्सटेंस है जो हमारी ह्यूमन हेल्थ पे एज वेल एज ह्यूमन वेलबींग्स पे वो इफ़ेक्ट डाल रही थी। वो हमारी हेल्थ के बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, एंड वी कैन से डेट वॉज हजार्डस फॉर आवर हेल्थ, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें आती है इन्वायरमेंटल हेल्थ में, जो कि हमारी पब्लिक हेल्थ को वो करती है, ठीक है।
सो अब देखते हैं आगे कौन सा टॉपिक पढ़ना है आपको एज पर योर सिलेबस। अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नेचुरल डिज़ास्टर। अब आप लोग को इसमें पढ़ना है कि नेचुरल डिज़ास्टर क्या होता है। अकॉर्डिंग टू WHO, that is World Health Organization, an environment disaster or calamity is an event that causes damage, economic disruption, loss of human life, and deterioration in the health services on a scale sufficient to warrant an extraordinary response from outside the affected community or area। WHO ने कैसे डिफाइन किया है हमारे नेचुरल डिज़ास्टर को, और नेचुरल डिज़ास्टर को आप लोग कैलेमिटी भी बोल सकते हैं। इन्होंने बोला कि ये एक ऐसा इवेंट है जो कि हमारे इन्वायरमेंट पे जितनी भी ह्यूमन लाइफ, जितनी भी लिविंग बींग्स है उसको डैमेज पहुंचाता है। लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ मतलब डैमेज मतलब वो नुकसान पहुंचा देता है। अब नेचुरल डिज़ास्टर भी होता है और ह्यूमन और मैन मेड डिज़ास्टर भी होता है। इन्वायरमेंट डिज़ास्टर एक ऐसा हम बोल सकते हैं एक थ्रेट है, एक ख़तरा है हमारे इन्वायरमेंट पे। अब मान लीजिए अर्थक्वेक आता है। अर्थक्वेक कितना सारा डैमेज कर देता है, कितने सारे लोग अपनी लाइफ को खो देते हैं, लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ। एंड जितने भी एनिमल्स हैं वो उसमें उनकी जान चली जाती है। एंड जो लोगों के हाउसेस होते हैं वो टूट जाते हैं। मतलब कितना ज़्यादा डैमेज ये चीज़ें कॉज कर देती हैं। एंड सेम विद द फ्लड। ठीक है, नेचुरल कैलेमिटी एडवर्सली अफेक्ट द लाइव्स ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। और ये कोई ऐसा नहीं कि मान लीजिए अर्थक्वेक आया तो उसने सिर्फ एक ही घर को नुकसान पहुंचाया। ये लार्ज नंबर ऑफ पीपल, ये बहुत सारे लोगों को खतरा पहुंचाती है। कॉजिंग कंसिडरेबल डैमेज टू इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी, और मेनली इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी पर इसका असर पड़ता है। अर्थक्वेक आता है तो सबसे ज़्यादा हमारे जो बिल्डिंग्स हैं, हमारे हाउसेस हैं, डेट इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर, उस पर ही सबसे ज़्यादा असर पड़ता है। ठीक है, फ्लड आता है तो फ्लड में भी सबसे ज़्यादा नुकसान हमारे घरों का ही होता है। द इल इफेक्ट्स आर मोर प्रोनाउंस्ड इन डेवलपिंग कंट्रीज ड्यू टू लैक ऑफ प्रिपेयर्डनेस, लैक ऑफ सिस्टम फॉर सफिशिएंट वार्निंग, लैक ऑफ फैसिलिटीज़ फॉर क्विक एक्सेस टू साइट ऑफ द कैलेमिटी। लिखा हुआ है कि अब जो डेवलप्ड कंट्रीज़ लाइक USA, तो वहाँ पे तो बिल्कुल जैसे कभी अर्थक्वेक वगैरह आता भी है, कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर है, अर्थक्वेक है, फ्लड है, ड्रॉट है, तो वो लोग उस चीज़ को बिल्कुल जल्दी से हैंडल कर लेते हैं, उस चीज़ को वो जल्दी से कंट्रोल कर लेते हैं। बट जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है लाइक इंडिया एंड चाइना, तो ये सारी कंट्रीज़ में थोड़ा सा टाइम लगता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ, मतलब ये बिल्कुल रेडी नहीं होते। ठीक है, और सफिशेंट वार्निंग नहीं दे पाते, और लैक ऑफ फैसिलिटीज़। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके इल इफ़ेक्ट्स हैं। ठीक है, मेनली आपको इसमें यही पढ़ना है। फिर इसके डिज़ास्टर में आप लोग के लिए है अर्थक्वेक। अब अर्थक्वेक क्या होता है? भूकंप, ये आप सबको पता ही है। ठीक है, इट इज़ नाउ जनरली एक्सेप्टेड दैट एन अर्थक्वेक अकर्स ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ अर्थ प्रोड्यूस्ड बाय द रिलीज ऑफ एनर्जी। दिस एनर्जी रेडिएट्स इन ऑल डायरेक्शन फ्रॉम इट्स सोर्सेज। अर्थक्वेक कैन ऑल्सो अकर बिकॉज ऑफ एटमिक एक्सप्लोशन और बाय वॉल्केनिक इरप्शन। अर्थक्वेक मेनली टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से आता था, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि इट अकर्स ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ द अर्थ। ठीक है, और यहाँ पे ये भी लिखा है कि जो अर्थक्वेक है वो एटॉमिक एक्सप्लोशन और न्यूक्लियर एक्सप्लोशन और वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से भी कॉज हो जाता है। ये पे आपको समझाया बस अर्थक्वेक के बारे में। अब उसके बाद यहाँ पे जोन डिवाइड कर रहे कि लाइक इंडिया में भी जोन्स हैं। लाइक कुछ एरियाज़ में जो है वो भूकंप यानी कि अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा आता है, और कुछ स्टेट्स में बहुत कम आता है। तो जोन 5 क्या है? दिस इज़ द मोस्ट सेवरेज सिस्मिक जोन एंड इज़ रेफर्ड टू एज वेरी हाई डैमेज रिस्क जोन। तो जोन 5 में इंडिया में सबसे, आपको मैं भी बताऊँगी कि कौन कौन सा स्टेट्स इसमें आते हैं। तो जोन 5 में सबसे ज़्यादा डैमेज, सबसे ज़्यादा हाई रिस्क रहता है इसका, अर्थक्वेक का। एंड जोन 5 में हाई डैमेज रिस्क जोन, दिस इज़ ऑल्सो हाई डैमेज रिस्क जोन, बट जो जोन 5 वो बहुत ज़्यादा था। ठीक है, इट इज़ लोअर देन जोन 5। फिर जोन 3 में क्या है? ये मॉडरेट होता है। ठीक है, फिर जोन 2 लो डैमेज, और जोन 1 क्या है? वेरी लो डैमेज। यहाँ पे बहुत कम चांसेस होते हैं। अब यहाँ पे इंडिया का मैप है, इंडिया के सिस्मिक जोन्स। अब जोन 3 देख लो, लो रिस्क जोन, यानी कि ब्लू कलर वाला है जो, तो आप इस मैप में देख सकते हैं इसके थ्रू। ठीक है,
स्क्रीनशॉट ले लो उसको अगर आपको देखना है कौन कौन सी स्टेट में है। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब इसके पहले हमने पढ़ा था अर्थक्वेक, फिर है फ्लड, साइक्लोन्स एंड सुनामीज। आपको पता है कि सारे वाटर से रिलेटेड हैं। फ्लड मतलब बाढ़ हो गया, एंड सुनामीज वगैरह आप लोग को पता ही है। तो अभी वही एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप इसको रीड कर सकते हैं, इसमें कुछ समझाने का कंसेप्ट नहीं है। ओके, आप लोग को पता है कि व्हाट इज़ फ्लड एंड व्हाट इज़ साइक्लोन, व्हाट इज़ सुनामी। ओके, फिर हम देखते हैं नीचे क्या है इसमें और टॉपिक्स आप लोग के, बिकॉज जो आपके सिलेबस में है हमसे वही कवर कर रहे हैं, और जो क्वेश्चंस आते हैं मैं उसकी आपको अच्छे से करवा दूंगी। फिर ड्रॉट मतलब सूखा पड़ जाना। अ ड्रॉट कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ यूजुअली ड्राई वेदर विथ लिटिल रेन इन अ रीजन वेयर रेन्स आर नॉर्मली एक्सपेक्टेड। ये ड्रॉट सबसे ज़्यादा राजस्थान में आते हैं बिकॉज वहाँ पे जो रेन है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। रेन की जो एक्सपेक्टेशन है राजस्थान में बहुत ज़्यादा कम होती है। सो ड्रॉट में क्या होता है, सूखा पड़ जाता है, जो फसल होती है वो भी सूखी पड़ जाती है, ड्राई वेदर हो जाता है। ओके, सो ड्रॉट आपको मैंने बता दिया है, ये आप मैं फ़ोटो में देख सकते हैं, अ सीन ऑफ ड्रॉट, और ये राजस्थान का है। देखो कैसे सूखा पड़ गया है, यहाँ पे आप कोई खेती कुछ नहीं कर सकते हो, आपका लैंड बिल्कुल ड्रॉट हो गया है, यानी कि बिल्कुल सूखा पड़ गया है। ओके, नो वाटर। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम कौन सा पढ़ना है आपको। वाटर हार्वेस्टिंग। वाटर हार्वेस्टिंग आपके सिलेबस में नहीं है, ये वाला केस स्टडी भी नहीं है। हाँ, दिस टॉपिक प्रिपेयर्डनेस फॉर डिज़ास्टर मैनेजमेंट। अब डिज़ास्टर मैनेजमेंट क्या होता है वो आप लोगों ने समझ लिया, ठीक है। अब डिज़ास्टर मैनेजमेंट यानी कि हमको कोई भी डिज़ास्टर आ रहा है, कोई भी नेचुरल या फिर कोई भी मैन मेड कैलेमिटी आ रही है, तो हमको उसके लिए कैसे प्रिपेयर रहना है, उसके वेज हैं। और इसके वेज तो आप खुद भी लिख सकते हैं बिकॉज इट इज़ अ वेरी वेरी ईजी टॉपिक, ठीक है, एंड इट्स वेरी जनरल टॉपिक। सो देयर हैव बिन स्पेसिफिक वेज ऑफ काउंटरिंग एंड मिनिमाइजिंग नेचुरल disasters in general, but some important strategies can be adopted. Okay, emergency preparedness is viewed as a program of long term development activities whose goal is to strengthen the overall capacity and capability of a country to manage efficiently all type of emergencies and bring about an orderly transition from relief through recovery and back to sustainable development. So हमको emergency preparedness कर लेनी चाहिए, यानी कि पहले से हमको प्रिपेयर रहना चाहिए कि अगर कल को हमारी कंट्री पे अर्थक्वेक आया, ड्रॉट आया, साइक्लोन आया, फ्लड आया, तो हमको कैसे प्रिपेयर रहना है। सो फर्स्ट स्टेप इज़ एमरजेंसी प्रिपेयरनेस। फिर देखते हैं और क्या क्या है इसमें। ये इसके थ्रू समझ लो आप, ये थोड़ा सा ब्लर है ये दिस पिक्चर। सो इसमें फर्स्ट पॉइंट इज़ रिस्क आइडेंटिफिकेशन, हज़ार्ड एनालिसिस एंड मॉनिटरिंग। तो हमको पहले से ही कोई भी अगर इस तरह डिज़ास्टर आ जाता है हमको उसकी मॉनिटरिंग करके रखनी चाहिए, उसका एनालिसिस हमको करके रखना चाहिए, एंड डिटर्मिनेशन ऑफ रिस्क, और रिस्क के कितने डिटर्मिनेंट्स हैं उसके बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए। रिकवरी के लिए हमको क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, रिहेबिलिटेशन की रीसेटलमेंट ऑफ द पीपल जिन लोगों ने अपने घर को खोया है, फिर रिकन्स्ट्रक्शन, रेस्क्यू सर्विसेज, और जितनी हमारी रेस्क्यू करने वाली टीम है, रेस्क्यू टीम है, उन सबको रेडी रखना चाहिए। प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन, लैंड यूज़ प्लानिंग, लैंड मैनेजमेंट, ठीक है, लैंड को अच्छे से मैनेजमेंट करो और लैंड को कैसे यूज़ करना है उसकी प्लानिंग, एंड अर्ली वार्निंग, ठीक है। एमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस में क्या है कि पहले से ही वार्निंग दे दो कि आज अर्थक्वेक आने की पॉसिबिलिटी है या फिर कुछ ऐसे फ्लड वगैरह आ सकता है, इस तरह की चीज़ें, एंड एमरजेंसी प्लानिंग तो है ही, ठीक है। तो ये सारी स्ट्रेटजीज है डिज़ास्टर मैनेजमेंट की जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर है रीसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ पीपल, प्रॉब्लम्स एंड कंसर्न। अब डिज़ास्टर तो आ जाता है और डिज़ास्टर के थ्रू जितना भी हमारे ह्यूमन लाइफ्स पे नुकसान होता है वो सब कौन झेलता है, हम झेलते हैं। तो अब मानो कि कहीं पे अर्थक्वेक आया, फ्लड आई, तो वहाँ पे जितने लोग के हाउसेस थे वो टूट गए, वो पानी में बह गए, तो उसके बाद गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनका रीसेटलमेंट करवाया जाए, उनको न्यू हाउस दिया जाए, या फिर उनके लिए कैंप्स, उन लोगों के लिए कैंप
ऑर्गेनाइज किए जाए जहाँ पे वो रह सके, ठीक है। इट इज़ अ वेल नोन फैक्ट दैट बोथ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड डिजास्टर फोर्स पीपल टू मूव आउट ऑफ देयर लैंड, ओके। फॉर एग्जाम्पल, सुनामी इन साउथ एशिया इन December 2004, Latur and Gujarat earthquakes, the Odisha super cyclone, scores of floods and droughts in other parts of our country have rendered thousands of people homeless and jobless. So इसमें लिखा है कि तो फैक्ट है कि कोई भी डिज़ास्टर हो, वेदर इट इज़ नेचुरल और ह्यूमन मेड, वो क्या होता है उसकी वजह से जो लोग होते हैं वो अपनी ज़मीन खो देते हैं, वो अपनी प्रॉपर्टी, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, अपना हाउस वगैरह खो देते हैं। एग्जाम्पल दिए हुए सुनामी इन साउथ एशिया 2004 में आई थी, इन गुजरात अर्थक्वेक, ये सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। और इन सब की वजह से थाउजेंड्स ऑफ पीपल होमलेस हो गए थे, उन लोगों ने अपना घर खो दिया था और जॉबलेस भी हो गए थे। डिजास्टर्स लाइक द भोपाल गैस ट्रेजेडी इज़ अ यूनियन कार्बिड फैक्ट्री, द डिरेलमेंट ऑफ ट्रेन्स आर एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन मेड डिजास्टर। सो आपसे पूछा जा सकता है कि राइट एन एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन मेड डिजास्टर, सो यू कैन राइट अबाउट भोपाल गैस ट्रेजेडी, ठीक है। Landslides common in the Himalayas are example of nature free rendered damaging manifold due to faculty planning. Strategies for rehabilitation, देखो रिहेबिलेशन क्या होता है कि जिन लोगों ने अपना हाउस वगैरह खोया है उनको फिर से जो गवर्नमेंट है वो सेटल करवाती है, तो उसको बोलते हैं रिहेबिलेशन। स्ट्रेटजीज फॉर रिहेबिलेशन ऑफ सच डिस्प्लेस पीपल आर इन द फर्स्ट प्लेस बाय वे ऑफ प्रिवेंशन एक्शन, ठीक है। तो जब भी कोई ऐसा डिज़ास्टर आता है तो सबसे फर्स्ट जो हमारा स्टेप होना चाहिए वो होना चाहिए रिहेबिलेशन, ठीक है। फॉर इंस्टेंस, केयर इज़ टेकन टू बिल्ड अर्थक्वेक प्रूफ हाउसेस, गैदर एडवांस इंफॉर्मेशन अबाउट साइक्लोन्स एंड अरेंज फॉर टाइमली इवैक्यूएशन, बिल्ड एप्रोप्रिएट बर्न्स इन फ्लड प्रोन एरियाज। सो ये सारी की सारी ऐसी स्टेप्स हैं, मेजर्स हैं जो हमको पहले से रेडी करके रखने चाहिए। सेकेंडली, एडवांस प्रिपरेशन ऑन द पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड लोकल कम्युनिटीज़ आर मेड टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सडन कैलेमिटीज़। और हमको पहले से ही लोकल कम्युनिटीज़ को ये चीज़ अवेयर करवानी, हमको लोगों को अवेयर करवा देना चाहिए कि इससे आपके ऊपर बुरा असर हो सकता है, तो प्लीज़ आप उनके लिए रेडी रहिए, आप घबराइए मत, ठीक है। For both these, the primary necessity is that of creating awareness among the people in general and among administrative personnel in particular. Development projects such as roads, dams, and mining come into existence after a fairly long period of planning and awareness of displacement caused by such प्रोजेक्ट्स। अब ये जो प्लानिंग है कि यहाँ से हमको रोड बनानी है, डैम बनानी है, तो यहाँ से हमको सारे के सारे लोग के घर को हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी प्लानिंग होती है। अब कोई डैम बनाना है कहीं पे या फिर कोई रोड बनानी है, उसकी प्लानिंग बहुत सालों से चल रही होती है, ठीक है। एंड अवेयरनेस ऑफ डिस्प्लेसमेंट कॉज्ड बाय सच प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी एग्जिस्ट अमंग दोज हु इनिशिएट द प्रोजेक्ट्स। अब इनकी वजह से जो लोग के यहाँ पे घर होते हैं उनको हटाना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है, तो लोग अपने हाउस से होमलेस हो जाते हैं, एंड दिस हैज़ रिजल्टेड इन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ their life. Despite this, the project authorities pay little attention to the process of resettlement and rehabilitation of displaced people. Those who give up substantial portions of their assets for the sake of development projects needs to be recognized as stakeholders. ठीक है। So इसमें यही बताया हुआ है जब भी ये सब होता है, लाइक अब किसी ने अपना घर खो दिया तो इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड विद देम शेल्टर, सेटलमेंट एंड रिकन्स्ट्रक्शन। शेल्टर मतलब घर, शेल्टर इज़ क्रूशल टू सर्वाइवल। अब देखो शेल्टर मतलब घर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप घर के बिना नहीं रह सकते हो। From the emergency phase until durable solution, it is necessary to provide security and personal safety. Shelter and settlement support human dignity, family and community. So जो shelter है, जो house है, वो personal safety as well as हमको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। अब आप अपने घर के अंदर सेफ़ हो, अगर आप किसी सड़क पे रह रहे हो तो बिल्कुल भी सेफ़ नहीं हो। More secure shelter in a safer settlement constitutes the immediate and sustainable physical foundation to livelihood development. So ये shelter provide करना एक अच्छी चीज़ है, and it is a foundation of livelihood. Transitional reconstruction begins immediately after a disaster as people recover
verdict can, however, for those affected badly, it can often occur over a number of years. For example, from owning an apartment to renting a house. अब मानो अब किसी के पास अच्छा खासा घर है, अब एक डिज़ास्टर की वजह से उसका घर खो गया, उसका घर मतलब टूट गया या फिर फ्लड में बह गया, मतलब वो होमलेस हो गया ड्यू टू डिज़ास्टर, और फिर वो एक रेंट के हाउस में रह रहा है। तो कितना ट्रांजिशनल ये एक पीरियड होता है एक किसी ह्यूमन की लाइफ में, ठीक है। तो वही बताया गया यहाँ पे। सो अब तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है डिज़ास्टर मैनेजमेंट के बारे में, एंड मैंने आपको डिज़ास्टर समझा दिए हैं। फिर आपके सिलेबस में कुछ इन्वामेंटल मूवमेंट्स हैं, लाइक जो हमारे प्रोटेस्ट हुए थे इन्वामेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसमें चिपकू मूवमेंट आपके सिलेबस में है। तो इसके बारे में आप लोग रीड कर सकते हैं अगर आपको जानना है कि व्हाट वाज चिपकू मूवमेंट। तो चिपकू मूवमेंट क्या था वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो आपको खुद देखना पड़ेगा। इसमें बस आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है चिपकू मूवमेंट के ऊपर। सो मैं आपको बता देती हूँ क्या होता है कि इट इज़ अ मतलब ये एक स्टोरी है। इट इज़ अ मूवमेंट ऑफ द उत्तराखंड, ठीक है। वहाँ पे एक विलेज था, वहाँ से गवर्नमेंट को रोड निकालनी थी, तो रोड बनानी थी। अब रोड क्या है, डेवलपमेंटल पर्पज़ है। अब डेवलपमेंट पर्पज़ के लिए वहाँ पे जितने भी लोग के घर आ रहे थे बीच में, या फिर जितने भी जंगल वगैरह आ रहे थे उसमें, तो वो कह रहे थे कि यहाँ पे जितने भी फॉरेस्ट हैं हमको इन सब का डिफॉरेस्टेशन करना पड़ेगा, पेड़ काटने पड़ेंगे। तो ये जो लेडीज़ थी उत्तराखंड की, ठीक है, जो लेडीज़ थी ये आप देख सकते हो ये कैसे पेड़ से चिपके हुए हैं, इसलिए इसको बोलेगा चिपकू मूवमेंट। किसी भी चीज़ से चिपकना मतलब चिपको। सो ये लोग ने बोला कि हम इस पेड़ से चिपक गए हैं, आप इस पेड़ को नहीं काट सकते। अगर आपको ये पेड़ को काटना है तो पहले आप हमको काटिए। तो मतलब ऐसे करते करते इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया था। तो फिर यहाँ पे जो ये पेड़ थे वो नहीं कटे थे, क्योंकि इन लेडीज़ ने हिम्मत दिखाई और इन लोगों ने पेड़ से चिपक गए और बोला कि अगर आपको पेड़ को काटना है तो पहले आप हमको काटेंगे, और अब कोई भी है वो इंसान को कैसे काट सकता है, ठीक है। सो इसलिए यहाँ पे पेड़ फिर नहीं कटे थे। अब इसकी जो पूरी डिटेल्स है वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो आपको खुद पढ़नी पड़ेगी, ओके। जो आपके सिलेबस में है हमसे वो पढ़ रहे हैं यहाँ पे। सो ये चैप्टर जो था आपका चैप्टर नंबर 7 ये एंड हो चुका है। इसमें जो भी केस स्टडीज़ हैं, जो इन्वायरमेंटल मूवमेंट है, ठीक है, अगर आप चाहें तो आप उनको यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, बिकॉज़ आपके जो PDF है उसमें पूरा का पूरा मूवमेंट एक्सप्लेन नहीं किया है, बट मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। फिर भी अगर कोई टॉपिक है जो आपका लेफ्ट हो या समझ में ना आ रहा हो तो आप प्लीज़ मुझे बता देना। कोई भी डाउट है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ लेना। बाकी मैंने आपको ACC EVS आज पूरा पढ़ा दिया है। आपके टोटल 7 चैप्टर्स थे, हमने सारे पढ़ लिए हैं अच्छे से, एंड आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। सो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।